एसएससी सीएचएसएल 2024 का आंसर की आ चुका है। अगर आपने अपने मार्क्स चेक कर लिए तो मैं बता दूं कि ये वीडियो पोस्ट प्रेफरेंस से रिलेटेड है। बहुत जल्दी एसएससी आपका पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म आपसे भरवा लेगा, तो उसी से रिलेटेड ये वीडियो है। बहुत सारे काम की बातें इसके अंदर मैं डिस्कस करूँगा। जितने भी डाउट्स हैं कोशिश करूँगा कि इसके अंदर कवर कर पाऊँ। खास करके पोस्ट प्रेफरेंस कैसे भरा जाता है, बहुत सारे लोग नए होंगे, या फिर ऑप्शन फॉर्म क्या होता है और वैकेंसी चार्ट क्या होती है, किन किन बातों का ध्यान रखना होता है, सब कुछ इसके अंदर कवर करेंगे। मैं आपको बता दूं कि जो पोस्ट प्रेफरेंस है वो एसएससी जल्दी भरवाएगा। आपको बता दूं इसमें टाइम नहीं देता है आपका। वैकेंसी चार्ट और ये रिलीज़ करके आपका वो 3 से 4 दिन का टाइम देता है। पीछे की जो हम अगर हिस्ट्री देखें 2022 से पहले आपका पहले रिजल्ट आया करता था। रिजल्ट आने के बाद आपका पोस्ट प्रेफरेंस का काम एसएससी खुद बुलवाती थी। अलग अलग रीजन पे आप जाकर के पोस्ट प्रेफरेंस भरते थे, लेकिन अब ये प्रोसेस ऑनलाइन किया गया टाइम को बचाने के लिए। सीजीएल 2022 और सीएचएसएल 2022 से ये चीज़ अब ऑनलाइन चल रही है, तो इसलिए आपको टाइम नहीं मिलता है। ऊपर से वेबसाइट का भी दिक्कत रहता है, इसीलिए आप रेडी रहिए कि कभी भी ये नोटिस डाल करके आपसे पोस्ट प्रेफरेंस भरवा लेंगे। जो लोग ये रहते हैं, देखिए अभी आपने जो आंसर की चेक किया है, कई लोगों को लगता है कि यार ये क्वेश्चन गलत है, रिप्रेजेंटेशन लगाए जाते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं सब कुछ ठीक है, कुछ कैंडिडेट लगा देते हैं और आंसर की में भी वेरिएशन होता है। खासकर ये देखा गया सीजीएल 2023 में कि बच्चों के मार्क्स 12 से 14 नंबर भी घट गए, राइट। तो ये चीज़ें रहती है। तो अभी जो आपके मार्क्स हैं आंसर की के हिसाब से, बाकी जो क्वेश्चन आपको लग रहा है कि अगर गलत है या इसका चैलेंज किया जा सकता है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप अपने मार्क्स को देख करके आपको अपना पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भरना होता है। मैंने आपको बताया था कल की वीडियो में भी, देखो पोस्ट प्रेफरेंस की सीरीज स्टार्ट कर दी है मैंने। खासकर जो भी बेसिक चीज़ें रहती हैं, मैंने कल की वीडियो में बताया था आपको कि पीछे ज्वाइनिंग हुई है खासकर सीएचएसएल 2022 या फिर 23 में, तो काफ़ी कुछ मिनिस्ट्री, खासकर एलडीसी की अगर हम बात करें, यानी कि 10+2 का जो एग्ज़ाम होता है उसमें मैक्सिमम मिनिस्ट्री के अंदर ये देखा गया है कि वैकेंसी में इशू आया है। इशू का मतलब है कि वैकेंसी क्लियर करना, मतलब वैकेंसी देने के बाद डिपार्टमेंट ने मना कर दिया है कि हमारे पास सीट नहीं है। इसकी वजह से काफ़ी कुछ मिसकम्युनिकेशन हुआ है, कैंडिडेट बहुत परेशान रहे। मैंने आपको बताया कि केस कैबिनेट सेक्रेटेरिएट में 2 साल से अभी ज्वाइनिंग रुकी पड़ी है, कैंडिडेट अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुआ है। तो इस वजह से अभी एसएससी चाहे सीजीएल की बात कर ले या फिर सीएचएसएल की बात कर ले, आपका पूरा मिनिस्ट्री से क्लैरिफिकेशन लेने के बाद रिमाइंडर भेज करके कि क्या आप फाइनल जो वैकेंसी आप दे रहे हैं वो ओके है कि नहीं, तभी आपका वैकेंसी चार्ट वो रिलीज़ करेगी। इसीलिए आप देख रहे हो कि अभी तक ये नहीं आया, वरना आप पीछे की कितने भी आप अगर एग्ज़ाम देते आए हो तो कम से कम 6 महीने पहले ही वैकेंसी चार्ट आ जाता था और रिजल्ट से पहले वो थोड़ा अपडेट कर देते थे, लेकिन इस बार इन्होंने नहीं दिया है। अब हम बात करते हैं कि पोस्ट प्रेफरेंस कैसे भरा जाता है। अगर आप नए हो या आप पुराने हो, दोनों लोग के लिए कुछ ज़रूरी बातें हैं जो आप हो सकता है कि पहली बार में आपने इग्नोर कर दिया हो, तो ज़रूर देखिएगा। देखिए सबसे पहले बता दूं मैं आपको कि इसके लिए आपको वैकेंसी चार्ट एसएससी रिलीज़ करेगा। देखो वैकेंसी चार्ट कुछ ऐसा होता है, अगर मैं बात करूं ये पीछे के साल के लगे हुए, ये कुछ आपको मिलेगा वैकेंसी चार्ट, अभी आएगा। ये किस मिनिस्ट्री के अंदर कितनी सीटें हैं आपकी, वो एसएससी रिलीज़ करती है। टोटल कितनी वैकेंसी है तभी मालूम चलती है। क्या ये टोटल वैकेंसी कम हुई है, ज़्यादा हुई है, यह आपका कन्फर्मेशन तभी आएगा। ये जो वैकेंसी चार्ट आएगी ये फाइनल होगी, इसमें आप मान के चले कि कोई भी वेरिएशन आपका देखने को नहीं मिलेगा। तो एक तो ये होता है वैकेंसी चार्ट का। दूसरा होता है आपका एक स्टेट वो ऑप्शन फॉर्म। ऑप्शन फॉर्म जो होता है वो कुछ इस तरह से होता है। ये जो वैकेंसी चार्ट देख रहे हो आप, हर एक पोस्ट कोड का अपना अलग अलग, हर एक पोस्ट का अपना अलग अलग कोड होता है। इसी कोड को आपको भरना होता है पोस्ट प्रेफरेंस में। कैसे भरना होता है वो हम अभी डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो जैसे मैंने बताया आपको कि आप फाइनल रिजल्ट का मतलब आपको फाइनल मार्क्स आपके नहीं बताए जाते हैं कि घट बढ़ के, यानी कि क्या कोई क्वेश्चन चैलेंज हुआ है कि नहीं हुआ। आपके जो भी मार्क्स हैं उसी के अकॉर्डिंग आप आइडिया लगा लेते हो कि मेरी इतनी रैंक बन रही है। अगर कम भी होता है या बढ़ता भी है तो उसी के हिसाब से आप अपना मार्क्स कैलकुलेट करके पोस्ट प्रेफरेंस भरते हो। और इसमें सबसे बड़ा जो रहता है वो ये वाला बात कि जो आपको ये पोस्ट मिलती है, सपोज करते अगर हम बात कर लें कि रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया की अगर हम बात कर लें, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अगर आपको इसमें दिख रहा है, सपोज करिए आपको मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर दिखाई दे रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल दिख रहा है इसके अंदर, तो अगर आपको टोटल 10 सीटें दिख रही हैं तो कई बच्चे जो नए होते हैं उनको लगता है कि मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल या फिर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गूगल पे सर्च मारते हैं और उसका हेडक्वार्टर दिल्ली मिलता है, तो उनको लगता है कि ये मतलब पोस्टें दिल्ली में है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो ये मिनिस्ट्री लिखी रहती है इनकी ऑल इंडिया पोस्टिंग रहती है। कुछ डिपार्टमेंट हैं जो दिल्ली बेस्ड रहते हैं। दिल्ली बेस्ड की मैं एक सेपरेट वीडियो कल या परसों कर दूंगा कि कौन कौन। अभी वैकेंसी चार्ट वैसे नहीं आया है, लेकिन जो पीछे के वैकेंसी चार्ट रहे हैं जिसमें हर साल वैकेंसी आती है, जैसे कि एमईए में आपको हर साल वैकेंसी रहती है, ये हर बार का वो रहता है क्योंकि डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री बड़ी है तो हर बार ये कुछ ना कुछ वैकेंसी रिपोर्ट करती है। आपका आर्म्ड फोर्स हेडक्वार्टर से वैकेंसी आती है, इलेक्शन कमीशन से वैकेंसी आती है।
कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट CGA जो होता है आपका, इसके चांसेस ज़्यादा रहते हैं कि दिल्ली में पोस्टिंग आपको दे दे। तो ये कुछ मिनिस्ट्री है जो आपका श्योर शॉट दिल्ली रखती है। बाकी इसके अलावा जितनी भी हैं, मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि मोर देन 90-95% जो पोस्टें रहती हैं वो ऑल इंडिया रहती है और उसमें भी रैंडम अलोकेशन होता है। अब मैं आपको रैंडम का मतलब बता दूं, जो लोग नए होंगे, देखिए जब आपको कोई मिनिस्ट्री मिलती है, सपोज करिए आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिला, राइट, साइंस एंड टेक अगर आपको मिला और साइंस एंड टेक में मान लेते हैं कि 20 सीटें हैं, राइट, उसमें से 4 सीटें मान लेते हैं यूपी में है, 5 राजस्थान में है, 6 सीटें आपकी किसी दूसरे स्टेट MP में मान लेते हैं। तो अब अगर आपको ये मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल मिलता है आपको, तो इसमें आपको कौन सी लोकेशन दी जाएगी ये आपसे नहीं पूछा जाता है। इसी को हम कहते हैं रैंडम अलोकेशन, राइट। क्या ये सभी में ऐसा होता है कि रैंडम होता है? तो देखिए जो प्योर दिल्ली वाली है उसमें तो कोई चक्कर नहीं। जैसे आपको आर्म्ड फोर्स हेडक्वार्टर मिल गया या MEA मिल गया तो उसमें आपकी पोस्टिंग दिल्ली ही रहने वाली है, तो उसमें आपसे प्रेफरेंस का कोई चक्कर नहीं है। लेकिन जो ये ऑल इंडिया रहती है उसमें से 2 या 3 मिनिस्ट्री ही केवल आपसे ये पूछती है कि क्या आप मतलब आप कहाँ जाना चाहते हो, उसको स्टेट ऑप्शन फॉर्म कहा जाता है। वो आपको कब भरवाया जाता है? जब आपका रिजल्ट आ जाता है। सपोज करिए आपको डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट मिल गया, इसमें LDC की पोस्ट आती है, JSA की पोस्ट हम उसको अब जानते हैं JSA के नाम से। तो वो आपसे रिजल्ट आने के बाद आपसे फिर से स्टेट ऑप्शन फॉर्म मांगेगा। जब स्टेट ऑप्शन फॉर्म मांगा जाता है तो उसमें अगर आपके नंबर अच्छे यानी आपकी रैंक अच्छी है, सपोज करिए कि 20 लोगों का डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में सिलेक्शन हुआ, 20 वैकेंसी है और किसी की उसमें मतलब 20 बच्चों में सेकेंड रैंक है, राइट, और मान लेते हैं कि यूपी में 2 सीटें हैं, तो उसको हाई चांसेस, अगर वो यूपी का है और यूपी चाह रहा है तो उसको मिल जाएगा, बिकॉज यहाँ रैंडम पोस्टिंग नहीं है, यहाँ पर प्रेफरेंस आपसे मांगेंगे और जब प्रेफरेंस मांगेंगे और आपकी रैंक अच्छी है तो आपको हाई चांसेस रहते हैं कि मिल जाएगा। तो ऐसे कुछ ही डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, टेलीकम्युनिकेशन, जो आपसे मांगते हैं। तो इन्हीं जो पोस्ट आपकी रहती हैं इसी को आपको भरना रहता है और आपका मैक्सिमम जिसमें रैंडम रहता है उसमें प्रॉब्लम रहती है कि सर कहीं हम ऐसा पोस्ट ना भर दें कि हम साउथ में पहुंच जाए, राइट। और जो पोस्ट है, हर पोस्ट का जो कोड होता है वही आपको भरना होता है। जो SSC की साइट होती है वो साइट पर आपको लॉगिन करना होगा और जो ये पोस्ट, सपोज करिए आपको L05 नंबर 1 पे चाहिए तो नंबर 1 पे आप L05 भरते हो, फिर नंबर 2 पे, फिर 3 पे, आपको ऐसे करके सारी पोस्ट भरनी रहती है। कोई ज़रूरी नहीं कि सभी पोस्ट आप भरो। इसमें भी बहुत तरह की कन्फ्यूजन रहते हैं कि सर कहीं किसी पोस्ट में वैकेंसी 0 है, या सपोज करिए कि आप किसी पोस्ट के लिए क्वालिफाई नहीं करते हो, अगर आप कलर ब्लाइंड हो, ये सब कुछ मैं बता दूंगा। बस एक बेसिक मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ जो लोग फर्स्ट टाइम अपीयर हो गए। तो जो ये ऑर्डर होता है, सीक्वेंस आपका कि पहले नंबर पे क्या रखना है, नंबर 2 पे क्या रखना है, 3 पे क्या रखना है, 4 पे, यही बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इसी को हम पोस्ट प्रेफरेंस कहते हैं, क्योंकि आपने पूरी पढ़ाई, पूरी मेहनत इसी के लिए की हुई होती है, राइट। तो आपको ध्यान से ये भरना होता है और लगभग 40 से 45 डिपार्टमेंट होती है, 50 भी मान के चलो कि 50 मिनिस्ट्री जो होती है जो वैकेंसी आपके रिपोर्ट करती है। तो पोस्ट प्रेफरेंस में सीधा आप बेसिक अपनी डिटेल से जैसे लॉगिन करोगे तो आपका वो पोस्ट प्रेफरेंस खुल जाएगा, आपको सीधा पोस्ट भर करके वहाँ पर सबमिट कर देना होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। कई लोग पैनिक होंगे इसको लेके। देखिए अभी जो पोस्ट प्रेफरेंस आपको भरवाया जाएगा, कभी भी आ सकता है नोटिस, यार SSC को लेके कभी भी आप सर्टेन नहीं हो सकते। एक चीज़ दिमाग में रख के चलिएगा, राइट। मैंने जब भी पिछले 5 सालों से पोस्ट प्रेफरेंस कवर किया है, कभी भी मैं रेडी नहीं रह पाया इसको लेकर के, पोस्ट प्रेफरेंस को लेकर के। सोचते थे कि भी हफ्ते 10 दिन का टाइम रहेगा, अचानक से देख के 3 दिन के अंदर डेडलाइन दे देते थे, बहुत पैनिक सिचुएशन हो जाती थी, राइट। तो मैं बता दूं मैं डॉक्यूमेंट्स को लेके कि पोस्ट प्रेफरेंस के टाइम पर कोई भी आपसे डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगा जाता है, कोई भी डॉक्यूमेंट आपको स्कैन करके नहीं लगाना होता है, चाहे वो कास्ट हो, चाहे आपका एजुकेशनल 10th 12th, कोई भी मार्कशीट आपको नहीं लगानी है। आपने जो भी डिटेल भरी है फॉर्म में वो है, उसी के हिसाब से आपकी जो कैटेगरी होगी उसी के हिसाब से वो ले लेगा, राइट। अब यहाँ कैटेगरी में भी बहुत तरह के सवाल आ रहे हैं कि सर अगर मैं जनरल से कट ऑफ क्लियर कर लेता हूँ, क्या कास्ट देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा। ये सब में सेपरेट जितने भी आपके डाउट्स होंगे, जितने भी तरह के, आप बिलीव नहीं करोगे कि एक एक बेसिक सी मतलब बारीक से बारीक चीज़ें मैंने कवर करी है। पिछले 4-5 सालों में मैं भी चीज़ों को सुन के हैरान हो गया कि कितने तरह की दिक्कतों से आप फेस करते हो। लेकिन होता यही है कि जानकारी की कमी, सबसे मेन होता है जानकारी की कमी की वजह से आप फालतू में परेशान रहते हो। ये एक बहुत बड़ी दिक्कत होती है, जिससे क्या है कि आप अपने एग्ज़ाम पर फोकस नहीं कर पाते, क्योंकि होता ये सब कुछ नहीं है। आपको बस गलत इन्फॉर्मेशन या फिर आपके अंदर जो नेगेटिविटी रहती है उसकी वजह से आप पैनिक करते रहते हो। तो कोई भी आपको डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा। जब आपका रिजल्ट आ जाएगा, सपोज करते हैं कि आपको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स मिल गया या साइंस एंड टेक मिल गया, तो जो डिपार्टमेंट आपको मिलेगा वो आपको फिर से बुलाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। कि आपको आपके घर पे लेटर आता है कि आपको इस दिन डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। सारे डॉक्यूमेंट आप लेके जाते हो, वहाँ पर आपका DV करवाया जाता है। पहले DV का काम SSC करती थी, अब ये बंद हो चुका है, अब ये मिनिस्ट्री करती है।
और फिर वो डीबी जब कर लेगी तब आपका वो ज्वाइनिंग लेटर इशू करता है कि कौन से लोकेशन पे आपको ज्वाइन करना है। ऐसा ये मतलब नहीं कि अगर आपकी डीवी दिल्ली में हुई तो आपको दिल्ली में ही पोस्टिंग करा देंगे। कई जगह पर ऐसा होता है कि जैसे मान लेते हैं कि किसी का हेडक्वार्टर दिल्ली में है, साइंस एंड टेक ले लेते हैं, मान लेते हैं कि साइंस एंड टेक में आपको देहरादून से लेटर आया, तो देहरादून में उनका रीजनल ऑफिस है। कई बार क्या करते हैं कि वो आपका फाइल डोजियर होता है, आपके जितने डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो वहीं भेज देते हैं और वहीं पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होकर आपकी वहीं ज्वाइनिंग हो जाती है। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पर आपका डीवी होगा वहीं ज्वाइनिंग मिलेगी आपको दूसरा ऑफिस भी दे देते हैं। तो मेरा मेन कंसर्न यही है कि जो आपका वो मतलब मेन बताने का मुद्दा यही था कि जो आपका रिजल्ट आएगा उसके बाद ही आपका डीवी का प्रोसेस होगा। देखिए, पोस्ट प्रेफरेंस से रिलेटेड पेड सर्विस चल रही है, कॉल पर होता है सब कुछ। इसमें भी स्टेट वाइज वैकेंसी के रिगार्डिंग मैं कुछ कह नहीं सकता, वैकेंसी चार्ट आई नहीं थी, आरटीआई वाईटीआई पे काम नहीं कर पाए। 3-4 महीने से मैं खुद बिजी रहा था। पिछले 4-5 सालों से मैं जो देख रहा हूँ कि कहाँ किसकी पोस्टिंग किस तरफ आ रही है, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, कौन सी पोस्ट है जो जल्दी ज्वाइनिंग दिला सकती है, क्या दिल्ली वाली पोस्ट की तरफ जाना सही है नहीं सही है, उस सब पे हम बात कर लेंगे। ये है टेलीग्राम चैनल का लिंक, वहाँ पर करके आप देख सकते हो। यार जब पास आएगा पोस्ट प्रेफरेंस टाइम कम रहेगा तो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो पाता है। अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, बता दूं मैं आपको कि गोल्डन बुक के नाम से जो मेरी बुक आती है, ये आपने ज़रूर देखा होगा अगर आप रेगुलर एग्जाम देते आए हो एसएससी के। ये बुक मैंने बहुत मेहनत से डिज़ाइन करा हुआ है, खासकर सीजीएल के लिए, सीएचएसएल के लिए। सीएचएसएल के लिए कोशिश करूँगा अगर थोड़ा टाइम मिल गया, एटलीस्ट 10 दिन का टाइम मुझे मिल गया और 10 दिन के अंदर ऐसा कुछ नहीं आता है, तो मैं कोशिश करूँगा कि जो बेसिक डाउट्स हैं आपके वो इस बुक के अंदर डाल दूँ। बाकी अगर 2-3 आरटीआई जो स्टेट वाइज मांगती है वो आ गई तो मैं अपलोड कर, बाकी वो मिल ही जाएगा। वो उतना बड़ा मैटर नहीं करता। मेन होता है कि जो बाकी जो रैंडम पोस्टिंग वाली है उनका ऑर्डर क्या रखा जाए, कोई ऐसी मिस्टेक ना कर दे कि हम बाद में दिक्कत मतलब ज्वाइनिंग के लिए वेट करना पड़ जाए। ऐसा डिपार्टमेंट चुन लें जिसमें वर्क प्रेशर ज़्यादा हो, जो कि आप स्टडी के लिए देख रहे हो, कहीं पढ़ने का टाइम ना मिल पाए। तो ये सब कुछ चीज़ें हम कवर करेंगे। बाकी पूरी सीरीज आ रही है, रेगुलर आप देखते रहिए, हर एक छोटे छोटे पॉइंट्स को मैं लेकर कवर कर रहा हूँ।